नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में थमा लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का शोरगुल। 19 अप्रैल को होगा मतदान। जनता करेगी चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। चुनावी रैली में भावुक हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। सीएम धामी ने दिलाया दिलासा। कांग्रेस ने ली चुटकी। भट्ट के आंसू को बताया घड़ियाली आंसू। प्रचार प्रसार के आखिरी दिन उत्तराखंड में हुंकार भरने पहुंचे सचिन पायलट। हल्द्वानी में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस के समर्थन में जुटाया माहौल। यूकेडी प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने किया जीत का दावा। अंकिता के परिजनों का मिल रहा साथ। प्रचार प्रसार को बताया अंकिता की न्याय यात्रा का देश सवेरे क्रांतिकारियों पर होगा विश्वास। टिहरी के लामगांव में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। कहा मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित, क्षेत्र में नहीं हुआ विकास। बेरोजगारी के आंसू बहा रहे युवा। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का शोरगुल आज से थम गया है। 19 अप्रैल को मतदान के दिन शाम 5 बजे तक राज्य में ड्राई डे रहेगा। उससे पहले आज दिन भर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन में जमकर प्रचार प्रसार किया और जनता से वोट की अपील की। बता दें कि उत्तराखंड में मतदान के लिए कुल 11,729 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य के सभी 13 जनपदों में 293 फ्लाइंग स्क्वाड और 252 स्टैटिक्स सर्विलांस की टीम तैनात की गई है। लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सियासी दलों के नेता अपने अपने अंदाज में वोट की अपील करते दिख रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जनता को संबोधित करते हुए भावुक हो उठे, जिसे लेकर कांग्रेस चुटकी लेती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी को पीएम मोदी का सहारा, फिर महेंद्र भट्ट ने आंसू क्यों निकाला? वोट अपील करते हुए रो पड़े महेंद्र भट्ट। क्या बीजेपी की राह में है संकट? लोकसभा चुनाव में सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा करते दिख रहे हैं। अपने अपने तरीके से प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते दिख रहे हैं। कोई स्थानीय बोली का सहारा ले रहा है तो कोई खुद को पहाड़ प्रेमी बता रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जनता को संबोधित करते हुए भावुक होना चर्चा का विषय बन गया है। यूं तो इन दिनों मंच से नेता अपने प्रत्याशी के लिए पूरे जोश में वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन जोशीमठ में जब महेंद्र भट्ट पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट मांग रहे थे, तब वो मंच पर भावुक हो उठे। आंखों में आंसू लिए महेंद्र भट्ट ने जनता से कहा कि ये मेरी साख का सवाल है। चट्टान की तरह खड़ा हूं इस विश्वास के साथ। एक बार मेरी इज्जत का भी सवाल है, इस बार मेरी इज्जत का भी सवाल है। आप सब लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी हाथ जोड़ के विनती आप सब लोगों से, जोशीमठ से, सर्वाधिक मतों से आपका नीति को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद सेवा। बता दें कि इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी समेत तमाम नेता मौजूद थे। इसी दौरान जब महेंद्र भट्ट जनता को संबोधित करते हुए भावुक हुए तो सीएम धामी महेंद्र भट्ट को दिलासा देते नजर आए। वहीं बीजेपी का कहना है कि महेंद्र भट्ट अपनों के बीच पहुंचे थे, इसलिए भावुक हो गए थे। देखिए भाई, ये क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ के स्थानीय वहाँ विधायक भी रहे हैं और वहाँ के जन जन से उनका लगाव है और उनकी जो मंच पर उन्होंने जो संबोधन किया, जो उनके बीच में जब उनकी जो वहाँ के लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो जनसभा में जो मातृशक्ति उपस्थिति, जो उनकी भावनाएं आदरणीय अध्यक्ष जी के प्रति उनकी व्यक्त लोग कर रहे थे, उसको लेकर के वो भावुक हुए हैं। निश्चित रूप से अपने लोगों के बीच में जाकर भावुक भी होते हैं। महेंद्र भट्ट के भावुक होने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि जनता ने बीजेपी के आंसू निकाल दिए हैं, क्योंकि जो वादे किए थे जनता से, बीजेपी उसे पूरा नहीं कर पाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आंसू निकाल दिए जनता ने। जो इन्होंने वादे जनता के साथ किए थे, वो वादे धरातल पे कहीं देखने को नहीं मिल रहे। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं के भविष्य के साथ जो इन्होंने छेड़छाड़ करी है अग्निवीर लाकर। उत्तराखंड में हर परिवार से एक आदमी आर्मी में होता था, लेकिन उन्होंने 4 साल के अंदर उनको घर बैठाने का काम कर दिया और उनका भविष्य चौपट कर दिया। और प्रधानमंत्री जी 15वें बार 15वें साल में अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं।
प्रचार के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आंसू बहुत कुछ बयां करते हैं। महेंद्र भट्ट बखूबी ये जानते हैं कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनके ऊपर भी बीजेपी को 5 सीटों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। संगठन की मजबूती को दर्शाना है। तो वहीं सियासी जानकार ये भी मान रहे हैं कि पौड़ी सीट पर बीजेपी को कंपटीशन टफ नजर आ रहा है, क्योंकि इस सीट पर जहां अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने का मामला ज्वलंत है, तो वहीं बाहरी पहाड़ी की लड़ाई भी इस सीट पर ही देखने को मिल रही है। वहीं जोशीमठ में भू धसाव के बाद से बदले हालात को लेकर भी बीजेपी की धड़कनें बढ़ने लगी है। ऐसे में भावुकता और इमोशनल कार्ड के सहारे बीजेपी नैया पार लगाने की कोशिश करती दिख रही है। यही कारण है कि जनता को संबोधित करते समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आंसू छलक उठे। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव में महेंद्र भट्ट के आंसू वोटर्स पर कितना असर डालते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रचार प्रसार पर रोक लगने से पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर हल्द्वानी पहुंचे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। प्रचार प्रसार के आखिरी दिन कांग्रेस ने मैदान में ताकत झोंकने का काम किया। नैनीताल सीट से मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर प्रकाश जोशी के समर्थन में सचिन पायलट ने जनता से वोट करते हुए कहा कि जिताने के लिए समर्थन उन्होंने जुटाया। साथ ही मंच से बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नेताओं की आवाज दबाने और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की है। वहीं प्रचार प्रसार के अंतिम दिन नैनीताल उधम सिंह नगर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लाल कुआं में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट पर हमला करते हुए जनता से वोट की अपील की। उन्होंने आम जन को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर जनता उन्हें समर्थन दे तो वो अपने हर वादे को पूरा करेंगे। लाल कुआं समेत पूरी लोकसभा की 14 विधानसभा में न सिर्फ भारी उत्साह है बल्कि आम जनता से जो ये दिखाता है कि हमारी जीत वोटिंग। वहीं पौड़ी सीट से मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने डोर टू डोर जाकर जनता का समर्थन जुटाया और जनता से वोट की अपील की। इस दौरान गणेश गोदियाल ने राम मंदिर में जाकर जीत का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता अपना मन बना चुकी है कि कांग्रेस प्रत्याशी को दिल्ली पहुंचाना है। ये तो लोकतंत्र है, उन्हें भी पूरी जोर आजमाइश करनी चाहिए और हम पर भी जितनी सामर्थ्य है अपनी अपनी ताकत सभी लगाते हैं। उनकी ताकत सभी लोग जानते हैं कि उनके पास पैसे की शक्ति है और पैसे की शक्ति से वो जो भी अपने कार्यक्रम चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे की शक्ति है। और मेरे पास जन शक्ति है, मेरे पास जन समर्थन है, मेरे पास आम उस गरीब व्यक्ति का समर्थन है जो अपने जीवन की बेहतरी के लिए मुझ में आशा की नज़रों से देखता है। मुझ पर पुत्रमोह में हरीश रावत इन दिनों हरिद्वार सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये हाल तब है जब हरीश रावत का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। बावजूद इसके उन्होंने खुद को सिर्फ हरिद्वार सीट तक ही सीमित रखा है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार सीट तक ही सीमित हरीश रावत हरिद्वार से बाहर नहीं निकल पा रहे हरदा। बेटे के मोह में सिर्फ एक सीट तक सीमित। सिर्फ हरिद्वार सीट पर हरदा का फोकस। हरीश रावत पुत्र मोह में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें हरिद्वार लोकसभा सीट के अलावा बाकी कोई सीट ही नजर नहीं आ रही। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार करने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने हरीश रावत को सौंपी, लेकिन हरदा है कि उन्हें हरिद्वार से बाहर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। दरअसल हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान में हैं और अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार करने और वोट की अपील करने में इन दिनों हरीश रावत हरिद्वार में डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि प्रचार का शोरगुल थमने से कुछ घंटों पहले एक वीडियो जारी कर उन्होंने बाकी सीटों पर प्रचार न करने को लेकर माफी मांगी और कांग्रेस प्रत्याशियों को दिलासा दिलाया कि हर रोज हरिद्वार से ही सभी प्रत्याशियों के लिए वोट की वो अपील कर रहे हैं। समा चाहता हूँ अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल संसदीय क्षेत्र के मतदाता साथियों से भी और विशेष तौर पर अपने कांग्रेस के दोस्तों से मैं इस चुनाव में उनसे भेंट करने, उनको प्रणाम करने, उनके बीच में नहीं आ पा रहा हूँ। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में
कुछ व्यस्तता इतनी बढ़ गई, मैं चाहते हुए भी आपके बीच नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन आप देख रहे होंगे मैं लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आपके नाम पर एक अपील जारी कर रहा हूँ। मैं अपने सब पुराने साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरी ना आने की कमी को आपने दूर करना है। हरीश रावत का सिर्फ हरिद्वार सीट पर एक्टिव होना और बाकी सीटों पर प्रचार न करने के पीछे कांग्रेस उनके स्वास्थ्य का हवाला दे रही है। लगता है इसमें स्वास्थ्य सबसे बड़ा रोड़ा बना है। स्वास्थ्य कारण की वजह से ही उन्होंने टिकट को भी मना किया। पहले तो पहली चॉइस हरीश रावत जी ही थे उत्तराखंड कांग्रेस की हरिद्वार सीट से, लेकिन क्योंकि उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस वजह से उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना किया। और कहीं ना कहीं उम्र तो सबकी होती है और ताकत इतनी नहीं होगी कि वो सारे संसदीय क्षेत्रों में जा पाएं। वहीं बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, इसीलिए उनके सामने जाने की हरीश रावत हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। भाई जब आप हरीश रावत अपने आप ही दे रहे हैं, जब हरीश रावत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सुस्त हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुस्त हो गए हैं, तो जवाब आपके पास स्वयं ही उन्होंने दे दिया है। उनको मालूम था कि उत्तराखंड की जनता ने उनको नकार दिया है, एक बार नहीं अनेकों बार नकार दिया, तो उनको कोई चाह नहीं रहा है, तो उनके पास जाने की आवश्यकता भी क्या? उनको कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, तो जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, चाहे उनके राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश के नेतृत्व हो, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है जनता, तो जाने की हिम्मत इसलिए उनकी हो नहीं रही है, इसलिए वो बहाने ढूंढते सिर्फ। अब हरीश रावत के हरिद्वार से बाहर न जाने के पीछे असल वजह क्या है, ये तो हरदा ही बखूबी जानते होंगे। लेकिन फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि बेटे को जिताने में हरीश रावत पूरा दमखम लगाए हुए हैं, जिसके आगे बाकी सीटें हरीश रावत को नजर नहीं आ रही। फिलहाल देखना होगा कि क्या हरदा की हरिद्वार सीट पर की गई मेहनत रंग लाती है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पौड़ी लोकसभा सीट से यूकेडी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे आशुतोष नेगी ने जीत का दावा किया है। आशुतोष नेगी का मानना है कि अंकिता हत्याकांड के चलते उत्तराखंड की महिलाओं का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। उनका कहना है कि देवभूमि की जनता देर सवेर क्रांतिकारियों पर विश्वास करेगी। बता दें कि आशुतोष नेगी के प्रचार प्रसार को अंकिता की माता ने अंकिता की न्याय यात्रा बताया है। दोनों ही लोगों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा सीट पर जो यूकेडी के प्रत्याशी हैं आशुतोष नेगी, वो लगातार एक ही मामले को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग पर वो लगभग पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। बातचीत करते हैं उनसे कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो जनता का रुझान उनकी तरफ बढ़ रहा है। आशुतोष भाई, क्या आप देखते हैं, लगातार जनता के बीच आप जा रहे हैं, हालांकि आपके साथ ज्यादा बड़ा लाओ लश्कर मुझे नजर नहीं आ रहा है, फिर भी क्या कुछ रिस्पॉन्स है? देखिए, लाओ लश्कर तो प्रायोजित होता है। अगर मैं अभी 500 1000 रुपए के नोट बांटना शुरू कर दूं और शराब बांटना शुरू कर दूं तो लाओ लश्कर तैयार हो जाता है। लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 साल से अंकिता बेटी की लड़ाई कोर्ट कचहरी में ईमानदारी से हम लड़ रहे हैं। इस चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, आगे भी लड़ेंगे। पहली बात तो ये है, हमारे लिए कोई ये चुनाव है ही नहीं। 15 दिन का एक हमारे लिए धर्म युद्ध है। इस बीच हमने अपनी जनता से कनेक्टिविटी बनाई है, युवाओं से कनेक्टिविटी बनाई है, गांव-गांव, कस्बा-कस्बा हम सब लोग गए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता शांति भट्ट जी, अंकिता की मां जुयाल जी और सारे वरिष्ठ नेता हमारे साथ घूम रहे हैं। जो यूकेडी का पुराना कार्यकर्ता था, जो निराश था कि कहीं न कहीं नेतृत्व उभर के नहीं आ पा रहा है, इस बार मुझे लगता है कि हमारा कार्यकर्ता जागृत हुआ है, स्वयं वो प्रचार कर रहा है। अंकिता की मां भी हमारे साथ मौजूद है और लगातार आशुतोष नेगी के साथ प्रचार प्रसार में भी जो है वो पहुंच रही हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आप देखते हैं कि जो आशुतोष नेगी को आप समर्थन कर रही हैं, लगता है कि जो मामला उन्होंने उठाया अंकिता भंडारी हत्याकांड का शुरू दिन से लेकर अब तक, तो इसलिए आप साथ दे रही हैं? देखिए, ये प्रचार प्रसार नहीं है, मेरे लिए तो ये न्याय की यात्रा है और मैं लोगों से घर घर जाकर ये कह रही हूँ कि आप मेरी बेटी को न्याय दो, क्योंकि मैंने जो दर्द सहा है, मैंने जो पीड़ा सहा है, मैं नहीं चाहती कि कल को किसी माँ के साथ फिर ऐसा हादसा हो और कल किसी अंकिता के साथ फिर ऐसा हो। इसलिए मैं इस न्याय की यात्रा में आ रखी हूँ। न्याय की यात्रा ये है, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि कल मैं मनीष खंडूरी से भी यही सवाल कर रहा था और उनका कहना था, उन्होंने भी सड़कों पर काफी लड़ाई लड़ी पहले, अब वो भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन उनका कहना था कि अंकिता के परिवार की जितनी मैं सब मदद कर सकता था मैंने की। वो आपको लगता है कि काफी? देखिए, मैं तो वही कहूंगी जो मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि मेरी बेटी तो अब लौट के नहीं आएगी, पर मैं उन बेटियों के लिए खड़ी हूँ जो बेटियां अभी पढ़ रही है और
लोगों को भी सोचना चाहिए कि बेटी अंकिता ने तुम्हें जगाया है, तो आप लोग भी जाग जाओ और मेरी इस न्याय की यात्रा में मेरा साथ दो। एक सवाल ये है कि कोर्ट कचहरी में जो है वो न्याय मिलता है, लेकिन आपको लगता है कि अब चुनाव में आशुतोष नेगी उतरे हैं, तो इस चुनाव में उतरने से न्याय मिल जाएगा? क्यों नहीं, अगर मेरा भाई सांसद में जाते हैं तो मेरी बेटी की आवाज उठाएंगे, क्योंकि अभी तक सांसद में किसी ने बेटी अंकिता की आवाज नहीं उठाई। हम इसी आशा के साथ में यहाँ सड़कों पे खड़े हैं कि मेरा भाई अगर सांसद में जाते हैं तो बेटी अंकिता को न्याय मिल जाएगा और कहीं न कहीं हमारी बेटियां सुरक्षित हो सकती है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपसे भी एक सवाल लेना चाहूंगा। किस तरीके से आप देखते हैं कि जो यूकेडी का खोया हुआ वोट बैंक है, राज्य बनने से पहले यूकेडी के सांसद भी यहाँ से चुन के गए हैं उत्तराखंड से, लेकिन जब राज्य बना तो विधायक जो पहले चुन के जाते थे उनकी संख्या 0 हो गई है, लोकसभा तो दूर की बात है। क्या लगता है कि कोई जनाधार यूकेडी का है? देखिए, बड़ा वाजिब सवाल आपने किया है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना जनाधार खोया है, ये स्वीकारा जा सकता है, मगर मुद्दे किस पार्टी के हैं? कौन है जो भू कानून पर लड़ रहा है? कौन है जो जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहा है, संसाधन बचाने की बात कर रहा है, पुरानी पेंशन को लागू कराने की बात कर रहा है, अग्निवीर का विरोध कर रहा है? कौन है जो उत्तराखंडियत के लिए लड़ रहा है? दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के मुंह से जरा बुलवा के तो देखिए, भू कानून बुलवा के तो देखिए कि उत्तराखंड में अग्नि पेंशन लागू करवाएंगे, अग्निवीर खत्म कराएंगे। ये राजनीतिक लोग हैं, जनता की आंख में धूल झोंक कर वोट पाए हुए हैं। 24 साल में उत्तराखंडियत खत्म हो गई, 1,35,00,000 यहाँ जनसंख्या हो गई। जो लोग कहा करते थे राज्य बन गया पहाड़ी भूखे मरेंगे, आज वो पहाड़ी की छाती में बैठकर भाजपा कांग्रेस के मेंबर बनकर उत्तराखंडियत को लूट रहे हैं। कि आशुतोष नेगी के साथ जो अंकिता की मां है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपनी बेटी को न्याय दिलाने की जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार जब 4 जून को चुनावी नतीजे आते हैं तो पौड़ी लोकसभा सीट पर जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर जो है वो यूकेडी चुनाव लड़ रही है, यूकेडी के खाते में कितने वोट आते हैं। कैमरा पर्सन मनोहर के साथ रफ्तार मीडिया, मनीष डंगवाल, कोटद्वार। इंडिया गठबंधन के घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह नेगी ने अल्मोड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। बता दें कि राजेंद्र सिंह नेगी के मुताबिक उत्तराखंड कांग्रेस राज्य की 3 लोकसभा सीटें हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल में कांटे की टक्कर दे रही है। देखो, 5 सीट को जो अभी तक जो सवाल है, 3 सीट पे क्लियरशिप कांग्रेस कर रही है। एक तो आपका हरिद्वार वाली सीट, एक आपका गढ़वाल वाली सीट और एक आपका जो नैनीताल वाली सीट है जिसमें कांग्रेस चुन कर रही है। अब रहा 2 अल्मोड़ा और आपका टिहरी की सीट। इस सीट पर जो है 19-20 का अंतर है। अभी कल का आज का दिन बचा हुआ है और हमको आशा है कि इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस जीत करेगी। 5 सीटों को उत्तराखंड में कांग्रेस ले जाएगी। हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार के समर्थकों में झड़प हुई और मारपीट के मामले भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। विवाद को लेकर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के गनर अरुण बहुखंडी ने भगवानपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की। बता दें कि यह मामला भगवानपुर के गागलहिडी चुड़ियाला तिराहे का है, जहां पर गाड़ी का साइड लेने को लेकर दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ था। अपनी गाड़ियां लेकर आगे चलने लगे। उसके बाद फिर जब हमारी गाड़ी थोड़ी आगे निकली तो हमारे काफिले में जो पीछे बीच में गाड़ी थी उसमें 3 लड़के हमारे जो काफिले में थे, उन लड़कों को निकालकर उनके साथ उन्होंने मारपीट बदतमीजी करी। उसका वीडियो भी है। और उसके साथ साथ आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी, उनके पीएस के साथ उन्होंने मारपीट करी है। अब आप समझिए कि एक प्रत्याशी के पीएस के साथ मारपीट करना और अपनी अपनी व्यवस्था से सब लोग वर्करी कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आप अपने तरीके से कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन गुंडागर्दी से राजनीति नहीं होती, गुंडागर्दी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। ये कोई बिहार नहीं है, ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड की जनता वो शांतिप्रिय जनता है। हरिद्वार जिला शांतिप्रिय लोगों का जिला है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर चंपावत जिले के 17 दुरुस्त बूथों के लिए 17 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि चंपावत विधानसभा के 12 और लोहाघाट विधानसभा के 5 दूरस्थ बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों की पूरी तैयारी के साथ उन्हें रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के 327 बूथों के लिए 18 अप्रैल को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा।
हमारे यहाँ जनपद में 17 ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि P-2 के लिए जिनका मूवमेंट निर्धारित था, इसमें से 5 पार्टीज़ चौबंदौर घाट और 12 पार्टीज़ जो हैं वो 55 चंपावत की हैं। इसमें कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनको लगभग 8 से 10 किलोमीटर की पैदल दूरी भी कवर करनी है, इसलिए उनको आज एक दिन एडवांस में मूवमेंट कराया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये पार्टीज़ जो हैं अपने सकुशल शाम तक अपने गंतव्य में पहुँच जाएंगी। उधर टिहरी के प्रतापनगर के नगर पंचायत लामगांव के वार्ड नंबर 3 और 4 के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं भी अब तक नहीं पहुंची है। गांव में विकास कार्य ठप है, युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने तहसीलदार के जरिए डीएम को पत्र भेजकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए पटवारी को क्षेत्र में भेजा। पटवारी के समझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। नगर पंचायत में 20 करोड़ रुपए आ चुके हैं, वो खर्चा हो चुका है पूरा, लेकिन हमारे जो आधा हिस्सा हमारे नगर पंचायत का है उसमें भी नहीं 5% भी ये लोग खर्च करते, वो भी दिखता। आप जाओ, ये लाइट कुछ लाइट लगी है हमारे गांव में, उसके अलावा हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ है। ना लोगों को रोजगार मिला, ना कुछ मिला, और ये 20 करोड़ रुपए गए तो गए। इसकी जाँच करो, हम भी तुम जाने के लिए तैयार हैं। चंपावत में चेकिंग अभियान के दौरान अस्थायी बैरियर्स और हाईवे पर हर वाहन की जांच की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ, हथियार और नकदी ना ले जा सके। सीओ वंदना सिंह ने बताया कि जिले में अस्थायी बैरियर बनाए गए हैं और नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए काम किया जा रहा है। पिछले एक माह से लगातार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे बैरियर्स हैं, उन सभी बैरियर्स पे हमारी लगातार टीमें चेकिंग कर रही हैं। इसमें अलग अलग हमारी एसएसटी टीम्स हैं, हमारी एफएसटी टीम्स हैं, जिसमें प्रशासन और पुलिस के लोग मिलकर चेकिंग कर रहे हैं। समय समय पर हम लोगों ने अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है और कुछ नकदी भी बरामद की गई है इसमें। इसके अलावा जो भी हमारे अभी फोर्स है, कंप्लीट फोर्स, कुछ हमें बाहर से भी फोर्स मिल रहा है, तो उसका हम लोग डिप्लॉयमेंट तैयार किया जा चुका है और इसको हम लोग जो हमारे क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ हैं, इनको मानक के अनुसार हमने इसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट करा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में थमा लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का शोरगुल। 19 अप्रैल को होगा मतदान, जनता करेगी चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। चुनावी रैली में भावुक हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। सीएम धामी ने दिलाया दिलासा, कांग्रेस ने ली चुटकी, भट्ट के आंसू को बताया घड़ियाली आंसू। प्रचार प्रसार के आखिरी दिन उत्तराखंड में हुंकार भरने पहुंचे सचिन पायलट। हल्द्वानी में जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस के समर्थन में जुटाया माहौल। यूकेडी प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने किया जीत का दावा, अंकिता के परिजनों का मिल रहा साथ। प्रचार प्रसार को बताया अंकिता की न्याय यात्रा, कहा देर सवेर क्रांतिकारियों पर होगा विश्वास। टिहरी के लामगांव में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान, कहा मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित, क्षेत्र में नहीं हुआ विकास, बेरोजगारी के आंसू बहा रहे युवा।